गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 का ये हमारा 12th लेक्चर है। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स का लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल मतलब कब ये थ्योरी फेल हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखिए पहला इनका ये था, फर्स्ट लिमिटेशन इनकी ये थी कि बोहर्स डज नॉट एक्सप्लेन या कुड नॉट एक्सप्लेन अकाउंट फॉर फाइनल डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। मतलब क्या हुआ ना कि जब भी हम एक सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो वो जो फाइन लाइन हाइड्रोजन एटम की होता था ना कि कहीं कहीं फाइन लाइन मिलेगी तो कहीं कहीं कलर शो करेगा, तो वो कलर भी फर्दर क्या हो जा रही थी, फर्दर डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट कर रही थी। ठीक है, अगर हम सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज करेंगे तो टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन मिलती थी। मतलब कि पास में ही हमको क्या मिलते थे, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती थी, जो कि इन्होंने क्या बोला है हाइड्रोजन के लिए बोहर्स मॉडल ने कि डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में रहता है ना, कहीं एक जगह दिखा फिर पूरा क्या रहेगा, बेल्ट जैसा रहेगा, फिर एक दिखेगा ऐसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन्होंने बताया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फाइन लाइंस दिखती है, डबलेट दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? डबलेट का मतलब क्या, दो लाइंस होंगे स्पेक्ट्रल लाइन, टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, मतलब दो लाइंस काफी पास में होगी, ऐसे एकदम इतनी पास होगी जैसे एक के ऊपर एक है, तो उसको बोलोगे आप डबलेट। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्यों होता है। ठीक है, इनका दूसरा ये था कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जब भी एक स्पेक्ट्रल लाइंस है तो वो कैसे कई स्पेक्ट्रल लाइंस में, छोटे स्पेक्ट्रल लाइंस में टूटती हैं। अगर हम देखते हैं फाइन स्पेक्ट्रोस्कोप से तो एक ही लाइन के अगल बगल में बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं हमको, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। अब देखो थर्ड लिमिटेशन इनका ये है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक इफेक्ट में जो लाइंस हमको मिल रही हैं उनको अगर रख देते हैं तो वो जो लाइन होती है वो फर्दर स्प्लिट कर जाती है और बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस हमको देने लगती है। इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर्स की आखिर ऐसा क्यों होता है। बोहर्स थ्योरी फेल्ड टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस इफेक्ट को आप क्या कहते हैं, जीमान्स इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के जब भी आप किसी जीमान्स इफेक्ट किसको बोलते हैं, जीमान इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब भी स्पेक्ट्रल लाइन को आप किस पे, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो फर्दर स्प्लिट कर जाती हैं। समझ में आ रही है बात? इस इफेक्ट को कहते हैं हम जीमान्स इफेक्ट, जिसको क्या किए बोहर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कुड नॉट अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा ऐसा ये सिमिलर है कि जब भी स्पेक्ट्रल लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो भी ऐसे ही स्प्लिट कर जाएगा और उस इफेक्ट को कहते हैं हम स्टार्क इफेक्ट। उसको भी क्या कर पाए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों स्पेक्ट्रल लाइंस को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फर्दर स्प्लिट कर जाती हैं और अनदर हमको स्पेक्ट्रल लाइंस देने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये कुछ 4 लिमिटेशन थे। पहला क्या था, पहले डबलेट के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि क्यों डबलेट होता है। दूसरा ये कि अगर हमने किससे देखा, हमने अगर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम है जो कि क्या करता है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एक और छूट रहा है। देखिए क्या कि इन्होंने बस बताया बोहर्स मॉडल का कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी जब कहां से कहां तक होती थी, स्पेक्ट्रल बनता क्यों था, एमिशन होता था, एनर्जी या तो एमिट होती थी या तो ऑब्जर्व होती थी, तो हमको स्पेक्ट्रम मिलता था सीरीज। पता है ना आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यही तो पढ़े हैं ना, 2 टाइप। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि या तो एक ही इलेक्ट्रॉन या तो जंप करके इसमें जाएगा या एक ही इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट है ये और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। बात समझ में आ रही है क्या? इन्होंने बस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया, मतलब हाइड्रोजन एटम के
कर पाए बोर्स। तो ये इनका ड्रॉबैक था, ठीक है, लिमिटेशन थी। ड्रॉबैक नहीं था, लिमिटेशन था, इसको इन्होंने नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों होता है। और थर्ड क्या था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में आप रखोगे तो जीमांस इफेक्ट होगा, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट में स्पेक्ट्रम को रखते हैं तो स्प्लिट कर जाता है फर्दर, इसको बोलते हैं जीमांस इफेक्ट। जीमांस इफेक्ट को भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्यों होता है। और एक और था लास्ट, स्टारिक इफेक्ट, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके बारे में हम लोग इन द प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, पता है कि मैटर डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखिए, किसी भी मैटर का डुअल नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर क्या है कि वो बिहेव करता है एज अ वेव एंड आल्सो एज अ पार्टिकल। समझ में आ रहा है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों की तरह वो बिहेव करता है। मतलब अगर वो वेव की तरह करता है बिहेव, तो उसके पास वेव नेचर होगा। और वेव की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो, वेवलेंथ किसका होता है, वेव की प्रॉपर्टी होती है ना वेवलेंथ। तो देखो, इनके बीच में डी ब्रोगली थे जिन्होंने रिलेशन लिखा मैटर के लिए, दोनों के बीच में पार्टिकल के पास अपना मास होगा, ठीक है, और वेव है अगर, तो वेव के पास अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वेव की प्रॉपर्टी हो गई वेवलेंथ, और मास किसकी प्रॉपर्टी हुई, पार्टिकल की प्रॉपर्टी हुई। तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया पार्टिकल और वेव के बीच में, एक ही मैटर का इन्होंने रिलेशन दिया। क्या डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, ऑल मैटर जो होते हैं इन मोशन पॉजेस वेव कैरेक्टर। इन्होंने बोला कि जितने भी मटेरियल होते हैं, पार्टिकल्स, वो सारे क्या रखते हैं, वेव मोशन रखते हैं। तो वेव मोशन है यानी जरूर उसकी कुछ वेवलेंथ होती होगी। तो इन्होंने एक रिलेशन प्रोवाइड किया कि वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h अपॉन में mv। वेयर h क्या है बच्चा, वेयर h क्या है आप लोगों को पता है, पढ़ते आ रहे हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। वेयर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है क्या, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और आपको पता ही है उसी पार्टिकल का वेव नेचर बोलता है ना। डी ब्रोगली क्या कहते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, according to D. Broglie, all material particles have in wave motion, वेव मोशन करता है, वेव मोशन करेगा, ठीक है, या वेव कैरेक्टरिस्टिक पॉजेस भी बोल सकते हो या हैव टू बोल सकते हो। वेव मोशन और लिखो वेव कैरेक्टरिस्टिक लिखो, वेव कैरेक्टरिस्टिक, वेव कैरेक्टरिस्टिक रखेगा यानी उसकी कुछ ना कुछ जरूर वेवलेंथ होगी। इसका इन्होंने डी ब्रोगली ने ये रिलेशन दिया। ये देखो, ये रिलेशन आया कहां से, तो ये वेवलेंथ है क्या, अरे लैम्डा है क्या, तो वही वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आई क्या। अब देखो, ये रिलेशन आया कहां से इन्होंने दे दिया। अच्छा, एक और बात, h अपॉन mv को आप लिख सकते हो p, मोमेंटम होता है ना, p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। p में p क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये देखो, ये डिराइव कहां से हुआ है, तो डी ब्रोगली ने तो बोल दिया कि इनके पास मटेरियल के पास दोनों नेचर होता है। तो डी ब्रोगली कुछ नहीं है, डी ब्रोगली ने प्लैंक्स ने दिया था ना, प्लैंक्स की थियरी थी। प्लैंक्स का थियरी क्या था,
में h, कुछ इतना आ जाएगा mc स्क्वायर अपॉन में h, c अपॉन में वेवलेंथ। अब आप देखो न्यू को क्या लिख सकते हो, आप न्यू को आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में वेवलेंथ होता है ना, तो न्यू को जरा लिख दो c अपॉन में वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया mc स्क्वायर अपॉन में h। ठीक है, c से c कैंसिल हो रहा है, वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ आप इक्वल लिखो कि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा तो क्या होगा, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया वेवलेंथ बाय c इज इक्वल टू h अपॉन mc स्क्वायर होगा ना, बस रेसिप्रोकल कर दो आप। अब ये देखो c डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा hc अपॉन में mc स्क्वायर, तो देखो c से c स्क्वायर कट गया, क्या आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में 1 mc। तो देखो हमारा डी ब्रॉगली का क्या, डी ब्रॉगली का मैं लिखूं यहां पर, डी ब्रॉगली का क्या था रिलेशन, इन्होंने क्या लिखा था, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में mv, या इसी को लिख सकते हैं h अपॉन में p। ठीक है, ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन, देखो ये आ गया हमारा h m, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए बात हो तो mc हो जाएगा, और ये किसी पार्टिकल के लिए बात हो, इंडिविजुअल किसी पार्टिकल के लिए बात हो तो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h m हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल, और c के जगह पर v हो जाएगी, वेयर v क्या होगी, वेयर v क्या होगी तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बात समझ में आ रही है, देखो यहां से ये आया है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन रिलेशन, जहां पर h क्या होता है, जहां पर वेयर h क्या होता है, h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि आप लिख सकते हो यहां से वेवलेंथ, अच्छा ये मत ध्यान रखना ये आएगी आगे, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो उसकी मोमेंटम घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और अगर आप वेवलेंथ को कम करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। ये बात अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसमें यूज होगा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, तो जरा आ जाइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इरेज कर रहे हैं हम इसको। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो क्या कहता है कि ये हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, या एनी इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आप इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत छोटी ऐसी पार्टिकल जिसकी आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ क्या मेजर नहीं कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कि वही उसका पोजीशन है और उस टाइम पर जिस पोजीशन पर है उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या है, समझ में आ रही है, उसकी स्पीड या उसकी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, जो होता है तो मास तो कांस्टेंट होती है किसी पार्टिकल की, वेलोसिटी को ही हम पता नहीं कर पाते हैं। अगर मोमेंटम का चेंज होना मतलब किसका चेंज होना, मतलब इसी वेलोसिटी का चेंज होना ना, तो या तो आप ये भी कह सकते हो मोमेंटम भी कह सकते हो, या इसको हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वेलोसिटी और पोजीशन को हम कभी भी साइमल्टेनियसली पता कर सकते हैं। अगर पोजीशन पता करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर वेलोसिटी इसको पता करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, मोमेंटम को पता करेंगे तो हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ हम पता कभी नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट
तो इन्होंने क्या रिलेशन लिखा है कि डेल x इंटू डेल p इज ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। देखिए ये हिजेनबर्ग ने दिया हुआ है वेयर डेल x क्या है तो चेंज इन पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन मतलब एक कुछ भी मान लो आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एज एन इलेक्ट्रॉन लेकर के चलो तो इलेक्ट्रॉन पहले जहां था उसके बाद में जहां पहुंचा उन दोनों के पोजीशन में जो चेंजिंग आई वो है हमारा डेल x। वैसे ही डेल p यहां पर जब ही था तो उस टाइम पर उसका जो मोमेंटम था जब यहां पर आ गया तो उस टाइम की जो उसकी मोमेंटम होगी उस क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे हम डेल p मतलब चेंज इन मोमेंटम इनटू चेंज इन पोजीशन इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई व्हिच मींस क्या कभी भी इसकी वैल्यू जो चेंज होगी मतलब जो उसके पोजीशन में चेंजिंग आएगी या जो उसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगी वो कभी भी h अपॉन 4 पाई के नीचे नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, लेस नहीं होगी। ठीक है तो अब देखो इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है उसको मैं इस तरीके से काउंट करूं कि अगर मैं देखो मैंने क्या करना है इसका पोजीशन पता करना है तो क्या करूं मैं डेल x को इतना मैं कम कर दूं। डेल x का मतलब क्या था कि अगर इनिशियल उसका यही है फाइनल में उसकी यही रहे तभी तो उसकी एग्जैक्ट हमको एग्जैक्ट पोजीशन भी पता करना है और एग्जैक्ट मोमेंटम भी पता करना है ना। तो देखो आप एग्जैक्ट पोजीशन पता करना है मतलब ये जो चेंजिंग ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर मैं इसी को इस चेंजिंग को मतलब एकदम पास में करो तभी तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि हां यही इसका पोजीशन है। आप बताओ एक बार यहां है दूसरी बार यहां है ठीक तो क्या आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्योंकि बीच में इन दोनों पोजीशन के कितने का अंतर है इतने का अंतर यही तो हमारा डेल x है। तो हम जब भी क्या करते हैं ये डेल x हमारा जितना छोटा से छोटा हो मतलब इस पॉइंट के जितना करीब हो तो उतना हम एक्यूरेट पोजीशन बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आप डेल x की वैल्यू कम करोगे तो देखो इसकी वैल्यू तो सबसे कम क्या हो सकती है डेल x इंटू डेल p सबसे कम मतलब इनकी जो चेंजिंग है ये देखो ये चेंजिंग को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चा पोजीशन की चेंजिंग और मोमेंटम की चेंजिंग। तो इनकी जो चेंजिंग है सबसे कम कब हो सकती है इक्वल टू h अपॉन 4 पाई हो सकती है। इससे छोटा नहीं हो सकता है देखो इससे इसके बराबर है इससे बड़ा इससे छोटा नहीं हो सकता है यानी सबसे कम चेंजिंग हमको एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू लानी है तो हम यही सोचेंगे कि हमको सबसे कम चेंजिंग मिले तो हमको एक्यूरेट पोजीशन या एक्यूरेट मोमेंटम हमको पता चलेगा। तो सबसे कम चेंजिंग कब होगी जब इसकी वैल्यू मैं कह रही हूं कि x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 तो x की वैल्यू क्या हो सकती है तो x की वैल्यू 2 हो सकती है x की वैल्यू 3 हो सकती है मतलब 2 से बड़ी हो सकती है 2 के बराबर हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है 5 हो सकती है 6 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है यही 2 ही तो है। उसी तरीके से मैं अगर किसी चेंजिंग को सबसे मिनिमम रखूं तभी तो हमको एक्यूरेट पता चलेगा। तो उस टाइम पर हम क्या लिख सकते हैं डेल x डेल p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो अब आप जरा यहां पर इक्वलिटी है यहां पर इक्वलिटी की साइन आ गई तो अगर मैं इसको मैं कम रखूं तो इसकी वैल्यू तो इतनी तो होनी तो अगर मैं इसको कम रखूं तो ये बढ़ जाएगा मतलब अगर मैं पोजीशन को मैं एक्यूरेट करके लूं तो क्या बढ़ जाएगी इसकी मोमेंटम में जो चेंजिंग है डेल p की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कि अगर ये यहां है और दूसरी वाली पॉइंट भी यहीं पर है तो अगर मैं इसको बहुत काफी कम रखूं तो जो इस टाइम पर मोमेंटम थी और जो इस टाइम पर मोमेंटम थी उसमें काफी चेंजिंग आ जाएगी। यहीं से देख लो आप अगर मैं ये कहूं कि 2 into 5 ठीक है ये देखो आप 3 into 5 क्या है 15 के इक्वल है थोड़ा सा इसको ऐसा लगाओ 4 into 5 क्या है 20 ठीक इसको मैं और कम कर दूं और हमको लाना कितना है हमको 20 ही लाना है इक्वल टू h अपॉन 4 पाई लाना है। इसको मैं क्या करूं कम कर दूं मतलब अगर 2 कर दूं तो ये क्या होगा 20 कैसे आएगा जब तक इसको इंक्रीज नहीं करोगे आप ये 20 के इक्वल नहीं जाएगा 2 into 10 जब तक नहीं करोगे ये 5 से क्या हो गया 10 हो गया। वही यहां पर भी है जब डेल x की वैल्यू आप कम करोगे तो डेल p की वैल्यू जाहिर सी बात है इंक्रीज कर जाएगी। वैसे ही इधर वाला ले लो सेम चीज तो है इसकी वैल्यू अगर कम करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब जब भी एक्यूरेट आप क्या पता करने जाओगे एंगुलर मोमेंटम पता करने जाओगे तो जो चेंजिंग है पोजीशन की वो बढ़ जाएगी तो वो आप नहीं पता कर पाओगे एक्यूरेट उसका पोजीशन क्योंकि एक पोजीशन यहां है दूसरा पोजीशन वहां आ गया तो कैसे कौन सी पोजीशन को आप लोगे। वैसे ही आप अगर
भी पता नहीं कर पाते हैं हम। और अगर प्रैक्टिकली जाए कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, ठीक है, कोई चार्ज, तो इस पर क्या होगा, जब भी आप फोटॉन्स स्ट्राइक कराएं किसी भी छोटे पार्टिकल को देखने के लिए, अच्छा कैसे देखते हैं हम, कोई भी लाइट जाती है उस पार्टिकल पर या उस सबस्टेंस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट करके हमारी आई में आंखों में आती है, तब हमको वो चीज या वो पार्टिकल हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो छोटी अगर कोई पार्टिकल इतनी छोटी है तो ये मैक्रोस्कोपिक के लिए, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये चीज, छोटे के लिए आपको लाइट का यूज करना पड़ेगा, फोटॉन्स का यूज करना पड़ेगा उनको देखने के लिए। तो जब भी आप फोटॉन्स डालोगे, ठीक है, तो उस टाइम को जरा बताओ मुझे, ये डी ब्रोगली का रिलेशन था ना कि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यहां कुछ लिखे थे हम, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम लिखे थे ना। तो देखो उसी को मैंने बस क्या कर दिया, अरे इतना आया, तो देखो वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p, तो मैंने बस यहां से क्या कर दिया है, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा कर दिया है, ये तो फॉर्मूला लिखा है p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब भी आप यहाँ पर स्ट्राइक कराओगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, c अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, आप बताओ मुझे, यहाँ पर आया तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि फोटॉन्स के पास h न्यू होता है ना, फोटॉन्स एज अ वेव, फोटॉन एज अ पार्टिकल भी होता है, एज अ वेव नेचर भी रखता है, लाइट, सॉरी फोटॉन है लाइट, लाइट पार्टिकल नेचर रखता है तो उसको फोटॉन बोलते हैं, और लाइट वेव नेचर भी रखता है, तो लाइट के पास कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी जो फोटॉन उस पर पड़ रहा होगा, ठीक है। तो जो कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी उस पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। अब बताओ मुझे, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज करना मतलब वेवलेंथ का डिक्रीज करना, और वेवलेंथ का डिक्रीज करना मतलब मोमेंटम का बढ़ना, हो गया, बात समझे। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, जब भी आप उसमें फोटॉन्स डालोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, और वेवलेंथ डिक्रीज करेगा मतलब इस पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो जरा आप मुझे बताओ, क्या एक्यूरेट आपने निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, आपने इसमें फोटॉन डाला तो आपने इसकी पोजीशन को तो फाइंड कर लिया, आपने देख लिया कि वो कहाँ है, बट आपको इसका मोमेंटम नहीं पता कर पाए। तो यही हमारा क्या था, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज नॉट possible to measure simultaneously the position and momentum of the microscopic particle with absolute accuracy. Accuracy के साथ नहीं पॉसिबल, आप पॉसिबल पता करोगे बट एक्यूरेट नहीं पता चलेगा आपको, बहुत उसमें चेंजिंग रहेगी डेल पी की वैल्यू। और ये कुछ रिलेशन इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है, वहां पर डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी रिप्रेजेंट क्या करता है, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।